Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार. आज हम बॉम्बे हाईकोर्ट के एक अहम फैसले पर बात कर रहे हैं. ये केस है रविंद्र पिता लक्ष्मण नरेटे बनाम महाराष्ट्र राज्य. ये मामला ना प्यार के इजहार और यौन उत्पीड़न के बीच की वो जो बारीक रेखा है उसे समझने में मदद करता है. हाँ, बिल्कुल. सवाल यही उठता है कि क्या किसी का हाथ पकड़कर मान लीजिए आई लव यू कह देना, क्या ये अपने आप में कानूनन जुर्म है? सही. तो आज हम इसी केस को थोड़ा खोल कर देखेंगे. कोर्ट ने क्या तर्क दिए और इस फैसले का मतलब क्या है. चलिए शुरू करते हैं. जी. तो सबसे पहले मामला क्या था, एकदम संक्षेप में. जी. घटना है अक्टूबर 2015 की. एक 25 साल का युवक था. उस पर आरोप लगा कि उसने बाइक धीमी की, एक 17 साल की लड़की का हाथ पकड़ लिया. लड़की अपनी कजिन के साथ थी और उसने हाथ पकड़कर आई लव यू कहा. हाँ, आरोप यही था. लड़की ने हाथ छुड़ा लिया और बाद में उसके पिता ने पुलिस में शिकायत की. शिकायत किन धाराओं में हुई थी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है. हाँ, धाराएं गंभीर थीं. आईपीसी की धारा 354A मतलब यौन उत्पीड़न, फिर 354D यानी पीछा करना, और साथ में पॉक्सो एक्ट की धारा 8 भी लगाई गई थी जो यौन हमले से जुड़ी है. अच्छा, और निचली अदालत ने क्या फैसला दिया? निचली अदालत ने युवक को दोषी पाया था. उसे 3 साल कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई थी. ठीक है, लेकिन फिर मामला हाईकोर्ट गया. तो हाईकोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल क्या थे? देखिए, हाईकोर्ट को मुख्य तौर पर कुछ चीजें देखनी थी. पहला और सबसे अहम शायद कि क्या प्रोसिक्यूशन ये साबित कर पाया कि युवक का इरादा यौन था, मतलब सेक्सुअल इंटेंट. क्योंकि पॉक्सो एक्ट में यौन हमले के लिए ये साबित करना बहुत जरूरी है. शारीरिक संपर्क यौन इरादे से होना चाहिए. और दूसरा सवाल? दूसरा था पीछा करने वाली धारा 354D. क्या इसके लिए जो जरूरी होता है, मतलब बार बार किया गया व्यवहार, वो साबित हुआ? अच्छा, और तीसरा? तीसरा था पीड़िता की उम्र को लेकर. क्या वो कानूनी तौर पर नाबालिग साबित हुई? उम्र वाले पॉइंट पर क्या स्थिति रही? उस पर ज्यादा विवाद नहीं था. कोर्ट के सामने जन्म प्रमाण पत्र था 12 मई 1999 का. तो अक्टूबर 2015 में घटना के समय वो नाबालिग ही थी, 18 से कम. ये कोर्ट ने मान लिया. ठीक है, तो फिर सारा फोकस यौन इरादे और पीछा करने वाले आरोपों पर आ गया. कोर्ट ने ये यौन इरादे वाली बात को कैसे परखा? ये बहुत अहम है. बिल्कुल. यहीं पर कोर्ट का विश्लेषण बहुत दिलचस्प है. हाई कोर्ट ने जोर दिया कि सिर्फ कोई एक्ट कर देना काफी नहीं है. उसके पीछे व्यक्ति का इरादा, सब्जेक्टिव मेंस रिया जिसे कहते हैं, वो साबित होना चाहिए, वो भी यौन इरादा. तो कोर्ट ने माना कि सिर्फ आई लव यू कहना और हाथ पकड़ लेना ये यौन इरादा साबित करने के लिए काफी नहीं था. हाँ, बिल्कुल. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई और सबूत नहीं था, जैसे कोई अश्लील इशारा, कोई बद्दी टिप्पणी या निजी अंगों को छूने की कोशिश या ऐसा इरादा. जब तक ये सब ना हो, सिर्फ आई लव यू और हाथ पकड़ना यौन इरादे की पुष्टि नहीं करता. मतलब रोमांटिक भावना जताना और यौन उत्पीड़न, इसमें कोर्ट ने एक साफ लकीर खींची. जी. इसीलिए पीएसओ एक्ट की धारा 8 यानी यौन हमले का मामला नहीं बना. और इसी तर्क पर आईपीसी 354A जो यौन उत्पीड़न की बात करती है, वो भी लागू नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए भी कोई स्पष्ट यौन व्यवहार या टिप्पणी चाहिए होती है. समझ गई. और वो जो पीछा करने वाला आरोप था स्टॉकिंग का, आईपीसी 354D, हाँ. इसका क्या हुआ? हाँ, देखिए, धारा 354D के लिए कानून कहता है कि बार बार पीछा करना या संपर्क साधने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे पीड़ित को परेशानी हो या डर लगे. कोर्ट ने पाया कि ये तो एक अकेली घटना थी, एक बार की घटना. तो एक अकेली घटना पीछा करने के अपराध में नहीं आती? नहीं, इस धारा के तहत नहीं आती. कानून की परिभाषा ही यही है कि उसमें एक पैटर्न, एक निरंतरता होनी चाहिए. अच्छा, तो इन सब तर्कों के बाद हाईकोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? हाईकोर्ट ने अपील मंजूर कर ली. निचली अदालत का जो दोष सिद्धि का फैसला था उसे रद्द कर दिया. युवक को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया. तो फैसले का सार क्या निकला? सार यही है कि महज स्नेह का इजहार, जैसे आई लव यू कहना या हाथ पकड़ना, अगर उसके साथ कोई साबित यौन इरादा ना जुड़ा हो या निजी अंगों को छूने जैसा कुछ ना हो या बार बार पीछा करने वाला व्यवहार ना हो, तो उसे इन गंभीर धाराओं के तहत अपराध नहीं माना जाएगा. इस फैसले की कुछ व्यापक कानूनी मायने भी होंगे.
मतलब आगे के लिए इसका क्या महत्व है? हाँ, बिल्कुल है। पहला तो ये कि ये फैसला मेंस रिया यानी आपराधिक इरादे के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर यौन अपराधों में। इरादा साबित करना होगा, सिर्फ एक्ट देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। सही। दूसरा, ये स्नेह और अपराध के बीच एक जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अगर हर रोमांटिक जेस्चर को बिना यौन इरादे के सबूत के अपराध मानने लगेंगे तो अति अपराधीकरण का खतरा है। मतलब कानून का दायरा बहुत ज्यादा फैल जाएगा। हाँ, और तीसरा, पीछा करने वाले कानून पर भी ये स्पष्टता लाता है कि इसके लिए लगातार व्यवहार दिखाना जरूरी है। एक अकेली घटना काफी नहीं। ये कुछ पुराने फैसलों से भी मेल खाता है। जैसे एक केस था बंधु विट्ठलराव बोरवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, उसमें भी इरादे पर ही जोर दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये केस हमें दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया कितनी बारीकी से इरादे और व्यवहार के सबूतों को देखती है, खासकर जब आरोप इतने गंभीर हों। जी हाँ, ये फैसला पॉक्सो, उत्पीड़न, स्टॉकिंग जैसे कानूनों की सावधानी भरी व्याख्या पर जोर देता है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि किसी भी कार्य का मूल्यांकन उसके पीछे के साबित इरादे और पूरे संदर्भ में किया जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बना रहे। बिल्कुल, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि समाज में अलग-अलग संदर्भों में ये रेखाएं आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। सही कहा। स्नेह कहाँ खत्म होता है और अस्वीकार्य व्यवहार कहाँ से शुरू होता है, इस पर लगातार सोचने की जरूरत है। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.